हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? जैसा आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपना एसएससी जीडी का मैं प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूँ। एसएससी जीडी के, ठीक है मेरे भाई। और इवनिंग के अंदर मैं क्या करा रहा हूँ? इवनिंग के अंदर मैं करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल के सवाल। ठीक है, जो जो एसएससी सीजीएल में सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे सवाल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। और इस पे भी मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। किस पे? इस पे भी मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मेरे भाई, मेंस पे। ठीक है, क्योंकि मेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है इस बार का। किसी भी तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी सवाल अपने को पूछ दे। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों की दोनों क्लास लेना आपको बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में एसएससी जीडी वाले में भी बहुत सारे ऐसे सवाल है जो एसएससी सीजीएल के प्री में पूछे जा सकते हैं, और एसएससी सीजीएल के सवाल तो मैं आपको एक्स्ट्रा में करा ही रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, जो शाम का सेशन होता है वो पूरा एसएससी सीजीएल का होता है, और जो मॉर्निंग में सेशन होता है वो परमानेंट एसएससी जीडी का होता है। ठीक है मेरे भाई, तो उसी लेवल के सवाल होते हैं। शाम वाले इसमें लेवल अच्छा होता है, और मॉर्निंग में एसएससी जीडी का लेवल होता है। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों के दोनों सेशन लेना आपको बहुत ज़रूरी है। जो रियल में तैयारी कर रहे हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं, वो तो चाहे कोई सा ले नहीं ले, उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सेशन को शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ। ठीक है मेरे भाई, तो चलते आज के अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल, आज के सारे सवाल बढ़िया है। ठीक है मेरे भाई, सारे के सारे मेंस के सवाल है, मेरा एक भी सवाल नहीं है। जो पूछे गए सवाल वो सारे के सारे सवाल मैं करा रहा हूँ। ये पहला सवाल बताओ। बोला है कि ए और बी 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ए और बी 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता के 1/3 से काम करता है, तो कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए और बी कितने दिनों में अकेले अकेले कार्य को कर सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो करते सवाल को। बोला है कि ए और बी 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, मतलब 10 ए और 10 बी दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, 10 ए प्लस 10 बी। ठीक है, बराबर ए अपनी क्षमता को 2 गुना कर ले। मतलब कि अगर पहले ये ए क्षमता से काम कर रहा था, तो अब ये 2a क्षमता से काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2a प्लस बी जो है वो 1/3 से काम करे। बी जो है वो 1/3 से काम कर रहा है, मतलब बी जो है वो b/3 से काम करेगा। अब b/3 से, तो जो काम है वो 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया 6। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से सेम टू सेम उतारो, 10a प्लस 10b, और इसको सोल्व कर लो तो कितना आएगा? 12a प्लस में 2b, क्योंकि 6b/3 करोगे तो 2b आ जाएगा। अब आप खुद बताओ मेरे भाई कि a को a की साइड ले जाओ, b को b की साइड ले जाओगे तो क्या होएगा? ये मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ये 12a है। कितना है मेरे भाई? ये 12a है, 12a। ठीक है, a को a की साइड ले जाओ, b को b की साइड ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2a बराबर माइनस का 8b। माइनस से माइनस उड़ा दो, 2 से काटोगे तो 1 बार, 2 से काटोगे तो 4 बार। तो a और b का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1। 4:1 आ गया। ए और बी का रेशियो इफिशिएंसी का 4 और 1 आ गया। टोटल वर्क निकाल लो, या तो इधर रख दो वैल्यू को, या फिर वैल्यू को इधर रख दो। दोनों से टोटल वर्क जो आएगा वो सेम आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा, इधर की साइड वैल्यू रख रहा हूं मैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो 10 गुणा में 4, 40 प्लस में 10 यानी 50 आ गया टोटल वर्क। ए की इफिशिएंसी है 4, तो ये कितने दिनों में करेगा मेरे भाई? ये करेगा 50/4 दिनों में। अरे ए की इफिशिएंसी है 4, टोटल वर्क है 50। ठीक है, ए की इफिशिएंसी है 4 और टोटल वर्क है 50, तो कितने दिनों में कर लेगा? ये मेरा भाई कर लेगा, ए जो है वो 50/4 इतने दिनों में तो करेगा। 50/4, तो 50/4 कितना होता है? 25/2। तो इसका कितना आ जाएगा? 25/2 दिनों में जो है ये पूरा काम को कर लेगा, 25/2। और बी कितने दिनों में करेगा? बी मेरा भाई वो कितने दिनों में करेगा? उसकी इफिशिएंसी है 1। अगर 1 इफिशिएंसी है तो 50/1, और 50/1 कितना होता है? 50 ही होता है। तो बी को कितना दिन लगेगा? 50 दिन। तो ए का आ जाएगा 25/2 और बी का कितना आ जाएगा? 50। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25/2 और 50 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको ऐसे सवाल को सोल्व करना है। सबसे आसान ट्रिक जो है वो यही है।
सिर्फ आपको ये इक्वेशन निकालनी है, ए और बी की इफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ जाएगी। बस आपको इतना सा काम करना है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ, इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो। सारे के सारे सवाल एसएससी सीजीएल मेंस के हैं, मेरा एक भी सवाल नहीं है। ए और बी की दक्षता जो है वो ए की दक्षता बी और सी के बराबर है। ए की दक्षता जो है वो बी और सी के इक्वल है, मतलब ए की इफिशिएंसी जो है वो बी और सी के टोटल के बराबर है। एक साथ काम कर रहे हैं अगर वो, तो एक साथ काम करते हुए ए बी को 36 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो ए और बी जो है वो 36 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं और सी अकेला 60 दिनों में काम पूरा कर रहा है। तो यहाँ से इफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। एलसीएम ले लो दोनों का, तो 180। ये कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, और ये कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। अब ए बी की इफिशिएंसी जो है वो टोटल निकल के आई 5 और सी की निकल के आई कितनी, 3। और सवाल में क्या बोला है कि ए की इफिशिएंसी बी और सी की इफिशिएंसी के बराबर है। तो आप ए की इफिशिएंसी, बी की इफिशिएंसी और सी की इफिशिएंसी को क्या क्या रखोगे। सी की तो ऑलरेडी 3 है, बी को कम से कम 1 तो देना जरूरी है। अगर बी को मैं 1 दे दूं तो ए की कितनी बचेगी, 4 बचेगी। अब आप देखोगे कि जो ए की इफिशिएंसी 4 आई वो बी और सी की इफिशिएंसी के बराबर है, जो सवाल में बोला गया है। तो ए की इफिशिएंसी 4 आ गई, बी की 1 आ गई और सी की 3 आ गई। ठीक है मेरे भाई। अब क्या बोला है, ए और सी एक साथ 10 दिनों तक काम करते हैं। तो ए और सी, ए की इफिशिएंसी 4, सी की इफिशिएंसी 3, 10 दिनों तक काम करेंगे तो 70 काम पूरा कर देंगे ये। अरे 7 गुणा में 10 70 हो गया ना मेरे भाई। 7 गुणा में 10 दिन तक काम करेंगे तो 70 काम खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ कितना काम बचा। 180 में से 70 काम हो चुका। एक एक स्टेप लिख लिख के बता रहा हूं मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होए। 110 काम बच चुका। अब आप बताओ कि 110 काम को करना है और बी अकेला काम कर रहा है, तो बी की इफिशिएंसी 1, तो 110 काम को बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, एक की इफिशिएंसी से 110 दिन में कर लेगा। तो 110 दिन इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2, 110 डेज इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बस आपको ये वाली लाइन पढ़नी थी कि ए की इफिशिएंसी बी और सी की इफिशिएंसी के इक्वल है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ कैसे करेंगे, बता दो। एक विद्यालय में 35 टीचर हैं। यदि शिक्षकों की संख्या में 8 की वृद्धि हो जाए, यानी पहले 35 एक्स शिक्षक थे, तो अब कितने अब कितने टीचर हो गए, 43 हो गए। 35 से 43 हो गए। इनका खर्चा एक्स था, अब 45 रुपये की वृद्धि हो रही है। अगर इधर 45 रुपये की वृद्धि कर दूं मैं, तो इधर जो है वो खर्चा जो है वो 1 रुपये की कमी आ जाती है खर्चे में। अब खर्चे में अगर 1 रुपये की कमी आ जाएगी तो पहले एक्स खत्म कर रहा था, तो अब कितना खत्म करेगा, एक्स माइनस 1 खत्म करेगा। यही तो खत्म करेगा। पहले अगर वो एक्स रुपये खत्म कर रहा था तो अब एक्स माइनस 1 कर रहा है। अब आपको बस इसको सोल्व करना है। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 35x प्लस 45 बराबर 43x माइनस 43। यही आ जाएगा मेरे भाई निकल के। अब आप खुद बताओ कि x को x की साइड ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 35 में से 43 जाएगा तो माइनस का 8x, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 88। अरे 45 और 43 88, माइनस से माइनस उड़ गया तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 11। x की वैल्यू 11 आ गई। अब अपने को सवाल में क्या बोला है, चाय के लिए दूध पर नया खर्चा ज्ञात कीजिए। नया खर्चा कौन सा था, ये वाला था 43x माइनस 1। तो 43x माइनस 1, एक्स की वैल्यू 11 माइनस 1, तो 43 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 430। ये इसका करेक्ट आंसर है 430। ऑप्शन नंबर 2 430 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे सवालों को सोल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल बताओ, नेक्स्ट सवाल का आंसर क्या होगा। ये वाला सवाल आप बताओ, इस वाले सवाल का आंसर क्या होगा, ये वाला सवाल बताओ। 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 31 था, शुरू में औसत वजन कितना था, 31 था, सबका 1 किलो वजन बढ़ रहा है। पहले 22 स्टूडेंट थे, एक टीचर और आ गया तो अब 23 हो गए टोटल। 23 का वजन 1 किलो बढ़ेगा तो टोटल 23 बढ़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, शिक्षक का वजन कितना हो जाएगा, 4,
और ये कितना हो जाएगा 5, यानी 54 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 54 इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे, 31 तो औसत वजन है, तो 31 मैंने यहाँ लिख दिया। टोटल 22 स्टूडेंट थे, एक टीचर आ गया तो टोटल 23 हो गए। 23 के वजन में 1 किलो की वृद्धि हो गई, तो टोटल 23 वजन बढ़ गया। 23 गुणा में 1 तो 31 औसत वजन था, 23 इधर जुड़ गया, तो टोटल जो शिक्षक का जो वजन था वो क्या था मेरा भाई, 54 था। ठीक है, इस तरीके से के सवालों को आप ऐसे सोल्व करोगे। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है। ये वाला सवाल करो, बहुत प्यारा सवाल है। इस वाले सवाल को जो भी करेगा वो अपना खास आदमी। सेक 5 अल्फा माइनस 15 बराबर कोसेक 15 माइनस 2 अल्फा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको सेक 5 अल्फा माइनस 15, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको कोसेक, चलो मैं इधर थोड़ा इसको छोटा छोटा लिख देता हूँ, या फिर पेन का कलर चेंज करके नीचे लिख देता हूँ एकदम सही से, ठीक है, ताकि आपको सही से दिख जाए, दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यहां से मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, सेक 5 अल्फा माइनस 15 बराबर, इसको कोसेक 15 माइनस 2 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 75 प्लस 2 अल्फा। तो भी बात तो वही है, इसको अगर मैं खोलूंगा तो भी आंसर, तो भी ये क्या आएगा, 15 माइनस 2 अल्फा आएगा कोसेक का। अब आप ये बताओ कि सेक 5 अल्फा माइनस 15 बराबर, इस कोसेक 90 माइनस 75 प्लस 2 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं सेक में चेंज कर लूँ तो, अगर मैं इसको सेक में चेंज कर लूँ तो मैं सेक 75 प्लस 2 अल्फा लिख सकता हूँ। अब इधर भी सेक हो गया, इधर भी सेक हो गया, तो ये 5 अल्फा माइनस 15 इसके इक्वल हो गया। तो 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा कितना आ गया, 3 अल्फा बराबर, ये 15 और 75 कितना हो गया, 90। तो अल्फा की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, 30 आ गई। अल्फा की वैल्यू अपने को पता लग गई कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 30 है। अब अल्फा की वैल्यू पता लग गई तो इसके अंदर पुट ही तो करना है, इसके अंदर पुट कर दो वैल्यू को। यहाँ से कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी रूट का 3/2 प्लस ये साइन 2 अल्फा, तो ये साइन 60 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 30 अगर पुट करोगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी रूट 3/2 प्लस ये टेन 1.5 अल्फा, 1.5 इंटू 30 करोगे तो 10 45, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, यही आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको 2 से 2 को काट दो तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, √3 प्लस 1, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा, √3 प्लस 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में, ये वाला सवाल बताओ। त्रिभुज ABC में, ये मैं त्रिभुज एक बना लेता हूं, आप ध्यान से समझना इस वाले सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है मेरे भाई, सवाल को ध्यान से समझोगे, पूरा का पूरा सवाल जो है वो बेहतरीन है। आज के सारे सवाल, सारे के सारे सवाल बेहतरीन है, सारे के सारे सवाल मैं अल्टीमेट तरीके से समझा रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ लेना। ठीक है मेरे भाई, समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत आप ही को होगी। ठीक है, ये वाला सवाल था अपना, देखना। ये अपने पास एक त्रिभुज है, ये अपने पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये A, ये B और ये C। ठीक है, अब क्या बोला है, DAB पर इस प्रकार बिंदु है कि ये जो D है ये AB पर एक बिंदु है, और E जो है वो BC पर बिंदु है, तो ये हो गया E। ठीक है मेरे भाई, अब क्या बोला है, DE पैरेलल है AC के, मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये दोनों की दोनों साइड जो है वो पैरेलल है। ठीक है मेरे भाई, अब क्या बोला है सवाल में, अपने को वैल्यू दी हुई है, BD की वैल्यू दी हुई है 3, AD की वैल्यू दी हुई है 4, ये वाली साइड दोनों पैरेलल है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से क्या एक थ्योरम निकल के आ जाएगी, त्रिभुज ABC, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए, त्रिभुज ABC, और ये छोटा वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ये कौन सा है, DBE।
ठीक है, त्रिभुज BDE, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये साइड के बराबर हो जाएगा। AB का स्क्वायर, अगर ये वाली पूरी साइड जाएगी ABC वाले में से, तो DBE वाले में कौन सी साइड जाएगी, DB जाएगी, BD जाएगी मतलब, तो AB का स्क्वायर डिवाइड बाई BD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, AB कितनी हो जाएगी टोटल, 7 हो जाएगी, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और ये BD का कितना हो जाएगा 9। अब आप ये बताओ मेरे को कि इस पूरे वाले ट्राइंगल त्रिभुज ABC का एरिया है 49 और त्रिभुज BDE का एरिया है 9, तो अपने को जो ये वाला पूछ रहा है, ये चतुर्भुज समलंब ACED का क्षेत्रफल कितना बच जाएगा, 49 माइनस 9, यानी इसका तो क्या आ जाएगा 9, और जो अपने पास बचा है समलंब ACED का वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो आ जाएगा 40। तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा 9:40, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर D 4 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 9:40। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, त्रिभुज ABC है, D पॉइंट जो है वो AB पर इस प्रकार बिंदु है और E जो है वो BC पर बिंदु है, ताकि ये जो दोनों साइड हैं, ये दोनों साइड जो है, ये दोनों की दोनों साइड जो है वो पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों की दोनों साइड पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने त्रिभुज ABC, ये पूरे वाले का एरिया और ये छोटे वाले का एरिया, ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूँ। अगर मैं इस वाली साइड को ले रहा हूँ तो ये ABC का तो कितना हो जाएगा, पूरा AB हो जाएगा, और BDE का कितना हो जाएगा, ये स्मॉल वाला BD हो जाएगा। तो इनका स्क्वायर मैंने कर लिया, तो 49 और 9, तो BDE का तो आ गया मेरे पास डायरेक्ट 9, और जो ये वाला बचेगा मेरे पास, ये वाला, इसका कितना आ जाएगा, टोटल का 49 है, और इसका अगर 9 है तो इसका कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 9:40, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, ये वाला सवाल बताओ। चक्रीय चतुर्भुज जानते हो ना, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जो एक चक्कर के अंदर होता है चतुर्भुज, उसी को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है मेरे भाई। बना के बता देता हूं मैं आपको पूरा। ये अपने पास एक चक्र है, ठीक है, कृष्ण भगवान का चक्र है एक, ठीक है, और इसके अंदर है चतुर्भुज, ठीक है, इसके अंदर क्या है, चतुर्भुज है, तो इसको बोलते हैं अपन चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये अपने पास साइड A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब अपने को क्या क्या दिया है, A जो है वो x है और C जो है वो 2x है, उसके बाद में D जो है वो y है और B जो है वो 5y है। अब चक्रीय चतुर्भुज का क्या सीन होता है मेरे भाई, चक्रीय चतुर्भुज का ये सीन होता है कि आमने सामने के जो कोण है इनका योग जो है 180 होता है। ऐसे सेम टू सेम इस वाले का जो हो वो भी 180 होगा, तो 3x बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। सेम टू सेम y वाले में आ जाओ, 6y बराबर 180, 6y की वैल्यू अगर 180 है, 6y की वैल्यू 180, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। x और y की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 60 और 30। अपने को बोला क्या है 3x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 60 तो 180, 3 गुणा में 60 180 माइनस में 30, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 150। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 150 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से ऐसे सवालों को करेंगे, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, सारे के सारे CGL मेंस के सवाल है, मेरा एक भी सवाल नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में, ये वाला सवाल बताओ। किसी कार्य को पूरा करने में x y की तुलना में 3 गुना समय लेता है, या जितना समय z लेता है उसका 4 गुना समय लेता है, तो ये y और x और ये x और z, यहाँ से मैं इनका टाइम का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो x y की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो ये y अगर 1 लेता है तो x 3 लेता है, और z से 4 गुना समय लेता है। अगर ये 1 लेता है तो अगर z अगर 1 लेता है तो x कितना लेता है, 4 लेता है। तो यहाँ से निकल के आ गया 4:12:3। ये किस किस का निकल के आया है, ये y का है, ये x का है, ये z का है, ये टाइम का रेशियो है। अगर टाइम का रेशियो ये है तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, अगर y का निकालना है तो y पे हाथ रख दो, x और z की गुणा कर दोगे तो 36,
एक्स का निकालना है तो एक्स पे अंगुली रख दो, वाई और जेड की गुणा कर लो तो 4 गुणा में 3 12। सेम टू सेम जेड का निकालना है तो जेड पे अंगुली रख दो, वाई और एक्स की गुणा तो 48। तो इफिशिएंसी का रेशियो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 12 से काट लो तो 12 3 36, 12 एकम 12 और 12 चौक 48। अब अपने को क्या बोला है कि वे 6 दिन में कार्य खत्म कर देते हैं। इफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 4 और 4 8, 8 काम कर रहे हैं 6 दिनों में, यानी टोटल वर्क हो गया 48। टोटल वर्क कितना हो गया, 48 हो गया टोटल वर्क। अब 48 काम को वाई से कराना है और वाई की इफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, 3 है। तो ये कितने दिन में कर देगा, ये काम कर देगा 16 दिनों में, और 16 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा, 16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। सारे के सारे सवाल सीजीएल मेंस के हैं, एक भी घटिया सवाल नहीं है, एक भी बेकार सवाल नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल है। दो मिश्र धातुओं में तांबे और टीन का रेशियो दिया हुआ है 3:4 और दूसरे में दिया हुआ है 1:6। तो ये टोटल कितना आ गया, 7। इसका भी टोटल कितना आ गया, 7। ये तो टोटल सेम आ रहा है, इसलिए इसको सेम करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम नहीं आता तो इसको सेम करते। ठीक है, पहले मिश्र धातु के 7 किलो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। दूसरे वाले के 21 किलो के साथ मिलाया जाता है। तो ये 7 और 21 की मैं गुणा करूंगा तो 7 और 21 को क्या मैं 1:3 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 7 से कट जाएगा। तो मैंने 7 और 21 की जगह क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 7 और 21 की जगह 1 और 3 गुणा कर दो। 1 की गुणा 3 और 4 से करूंगा तो 3 और 4, 3 की गुणा 1 और 6 से करूंगा तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो कितना कितना निकल के आ गया, 6:22। इसको काट लो 2 से तो कितना आ जाएगा, 3:11। यही इसका करेक्ट आंसर है, 3:11। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 3:11 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है, आसानी से सवाल सोल्व हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाले सवाल बताओ, समरेख है, ये ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट जो है वो समरेख है, तो के का मान बताना है। समरेख का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि एक ही रेखा में है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, एक ही रेखा पे है। अब कोई रेखा का कोई एरिया होता है क्या, नहीं होता, मतलब इसका एरिया क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है मेरे भाई, इसका एरिया होता है 0, क्योंकि रेखा का कोई एरिया नहीं होता। अगर ये पॉइंट ऐसे 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 होते, ठीक है, या फिर ऐसे 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 होते तो फिर इनका एरिया भी होता, लेकिन एक रेखा का कोई एरिया नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, एक रेखा का कोई एरिया नहीं होता है, मतलब ये 0 के बराबर है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इस तरीके के सवालों को सोल्व करने की एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ, छाप लेना। सवाल ऐसे ही करके आना है, x1, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है चीज़ों को। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और ये 0 के बराबर होता है। इसके अंदर बस वैल्यू पुट करनी होती है और अपना आंसर निकल के आ जाना है। ठीक है मेरे भाई, ये फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। x1 x2 y1 y2 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ठीक है मेरे भाई, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है मेरे भाई, वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2, y2 माइनस y3 तो 8 माइनस 2 यानी 6 आ गया, प्लस k इंटू -1, 2 माइनस 3 करूंगा तो -1, प्लस कितना निकल के आ जाएगा 7, और 3 माइनस 8 करूंगा तो -5, कितना आ जाएगा -5, और ये बराबर में 0। ये मैंने वैल्यू पुट करी है। ये 6 कहाँ से आया, y2 माइनस y3, y2 कितना है, y2 है 8 और y3 कितना है 2, तो 8 में से 2 गया तो 6, ये ऐसे आया, मैंने वैल्यू ऐसे निकाली है। तो कितना कितना आ गया 12 माइनस k और माइनस में 35 बराबर में 0। तो k की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, -23। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, -23। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, -23 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर समरेख कभी भी देख लो तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है।
सारे के सारे मेंस के सवाल है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और उस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे, आज का लास्ट सवाल। बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, इस वाले सवाल को जो भी बताएगा वो अपना खास आदमी। बताओ भाई जल्दी से बताओ। एक बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए बी एवं ए सी एक वृत्त पर खींची गई है। ठीक है, तो एक वृत्त बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। ये मैंने एक वृत्त बना लिया। अब ए बी और ए सी दो रेखाएं पी पर खींची गई है। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूं, ये रेखाएं खींची गई है। ये सही से नहीं आ रही यार, सही से आ जा। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या बोला है, पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है। पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है, मतलब क्या हो गया, यहाँ से एक लाइन खींची गई है, ये आर है, ये क्यू है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर पर स्पर्श कर रही है। ये चीज़ है, ये चीज़ बोली गई है। अब अपने को क्या बोला है, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ए बी और ए सी जो है वो बराबर होगी, यदि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो दोनों की लेंथ जो है वो बराबर होती है। अब अपने को क्या बोला है, ए बी जो है वो 11 है, तो यहाँ से ए बी बराबर ए सी होगा, दोनों की लेंथ जो है वो बराबर होगी। क्या होगी, दोनों की लेंथ बराबर होगी। अब अपने को क्या क्या दिया हुआ है, ए पी 7 है। अगर ये 7 है और इस टोटल की लेंथ 11 है तो इसकी लेंथ कितनी बच जाएगी, 4। ये टोटल की कितनी हो गई, 11। अगर ये टोटल 11 है, ये 7 है, तो ये कितनी बच जाएगी, 4 बच जाएगी। अब आ जाओ इस वाले पे, ए सी वाले पे। ए क्यू जो है वो 9 है। ए क्यू अगर 9 है और ये टोटल 11 है तो इसकी कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। अब आप ये बताओ कि जो, एक मिनट दूसरे पेन से मैं आपको, क्या ये पी क्यू जो है ये भी तो स्पर्श रेखा ही है। ये देखो, ये भी तो स्पर्श रेखा ही है, ये भी तो स्पर्श रेखा है, ये भी तो यहाँ पे स्पर्श रेखा ही है। ये वाली बी पर है, ये वाली सी पर है। इसकी लंबाई 4 है तो इसकी भी लंबाई 4, इसकी लंबाई 2 है तो इसकी भी लंबाई 2। तो टोटल पी और क्यू की लेंथ कितनी हो गई, 4 + 2, यानी टोटल लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ, पूरे के पूरे डायग्राम को दोबारा से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना एक बार और। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए डायग्राम पूरा। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से समझ लेना, एक बार और समझा रहा हूँ। ठीक है, जब मेरे को लगता है ना कि समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ों को समझना। अब मैं एक बार दोबारा से इसको सही से समझा रहा हूँ, अब समझ लेना आराम से। ठीक है, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, बी और सी। ये ए कोई बाह्य बिंदु है उस पर। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है कि ए बी और ए सी जो है, अगर एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो इन दोनों की लेंथ जो है वो बराबर होगी, मतलब ए बी बराबर ए सी होगी। और जो दोनों की दोनों है, एक की लंबाई अपने को दी हुई है कि ए बी 11 है तो ए सी भी 11 ही होगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर ऐसा किया गया है कि पी और क्यू एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, जो इसके वृत्त के केंद्र को इसको टच कर रही है। ठीक है, इसको क्या कर रही है, इसको टच कर रही है। ये कोई पॉइंट है आर, ये आर पे जो है ये इसको टच कर रही है। ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। अब इस पूरे की लेंथ अगर 11 है और अपने को लेंथ दी है ए पी की 7, अगर ये 7 है मेरे भाई, ये टोटल 11 है तो इसकी लेंथ कितनी बचेगी, 4 बचेगी। ए क्यू की लेंथ अपने को 9 दी है, अगर ये टोटल की 11 है तो इसकी कितनी बचेगी, 2 बचेगी। अब आप एक चीज़ बताओ मेरे को कि जो ये P और Q है, ये B और C पर स्पर्श रेखा है कि नहीं है, स्पर्श रेखा है ये भी एक, इसको भी तो स्पर्श रेखा बोलेंगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि ये वाली स्पर्श रेखा नहीं होगी, ये वाली भी पूरी स्पर्श रेखा है, ये वाली पूरी स्पर्श रेखा है B और C पर। जब इसकी लंबाई 4 है तो अभी क्या बताया कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं की लेंथ जो है वो बराबर होगी। तो अगर ये वाली 4 है तो ये वाली भी 4 होगी, और ये वाली 2 है तो यहाँ से ये वाली भी 2 होगी और ये वाली 4 होगी। तो टोटल कितनी आ गई, टोटल 4 + 2, P और Q की लंबाई कितनी आ गई, 4 + 2 यानी 6 आ गई। तो 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह आज के अपने सवाल थे बढ़िया बढ़िया सारे के सारे, एक भी सवाल नूब सवाल नहीं था, सारे के सारे प्रो सवाल थे, मेंस के सवाल थे। कमेंट करके बताना मेरे को कि आपके आज के टेस्ट में कितने नंबर आए,
टोटल मैं लेके आया था टोटल 11 सवाल। 11 में से आपके कितने नंबर आए कमेंट करना। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज मैंने कराए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ठीक है मेरे भाई, डेली यहाँ पे क्लास चलती है किसकी, मॉर्निंग के अंदर चलती है एसएससी जीडी वालों की क्लास, और इवनिंग के अंदर चलती है एसएससी सीजीएल वालों की क्लास। ठीक है, तो दोनों की दोनों क्लास को मिस मत किया करो। दोनों की दोनों क्लास जो है वो मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल पूछे हुए वो सारे के सारे सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।